हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित चैप्टर 1 जनसंचार क्या है और जनसंचार के माध्यम, कार्य और जनसंचार से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आज जनसंचार के माध्यम पर एक्सप्लेन करते हैं, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। जनसंचार क्या है या फिर संचार क्या है। संचार चर धातु से उत्पन्न हुआ है। संचार कौन सी धातु से उत्पन्न हुआ है? चर धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है साथ साथ चलना। सम प्लस चार संचार और चर धातु से बना है, जिसका अर्थ है साथ साथ चलना, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। यानी दो लोगों के बीच में अपनी भावनाओं, विचारों का आदान प्रदान करना जनसंचार कहलाता है। सभी जीव संचार करते हैं, यानी आपस में बातों का, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, परंतु मनुष्य बौद्धिक रूप से विकसित होने के कारण सर्वोत्तम संचार करता है। संचार माध्यमों के विकास में भौगोलिक दूरियां कम हो गई हैं। एक उंगली के स्पर्श से ही दूर बैठे अपनों से संचार कर सकते हैं। आधुनिक जनसंचार इतना विकसित हो गया है कि दूर बैठे लोगों से भी हम सेकंडों में बातें कर सकते हैं। सूचनाओं और विचारों और भावनाओं को मौखिक, लिखित अथवा दृश्य श्रव्य माध्यमों के द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही जनसंचार कहलाता है या संचार कहलाता है। अपनी सूचनाओं को या अपने मन के विचारों को, भावनाओं को लिखकर या फिर मौखिक भाषा से या फिर दृश्य श्रव्य माध्यम के द्वारा दूसरों तक जो पहुंचाया जाता है वो जनसंचार कहलाता है, जिसमें सूचना देने वाले और पाने वाले दोनों ही सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। एक के अभाव में भी एक संभव नहीं है। इस अर्थ में संचार अंतर क्रियात्मक या इंटरएक्टिव प्रक्रिया भी कहलाता है। इंटरएक्टिव प्रक्रिया क्या कहलाता है? जनसंचार को इंटरएक्टिव प्रक्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जनसंचार के विभिन्न तत्व। उनके कौन कौन से तत्व हैं जिनसे संचार करना संभव है। उसमें पहले तो होना चाहिए स्रोत। पॉइंट 1 क्या है? स्रोत। स्रोत क्या है? संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। जो स्रोत होता है वो संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। व्यक्ति अपने संदेश या सूचना को अन्य तक पहुंचाना चाहता है, वह स्रोत कहलाता है। सेकंड है कूटीकरण, कूटीकृत या एनकोडिंग। कूटीकृत या फिर उसको क्या कहा जाता है? एनकोडिंग भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है कूटीकृत या एनकोडिंग। संदेश की भाषा का ज्ञान संचारकर्ता व प्राप्तकर्ता दोनों को ही होनी चाहिए। संदेश की भाषा का ज्ञान संचारकर्ता, जो संचार भेजता है, और जो प्राप्त करता है, प्राप्तकर्ता जो प्राप्त करने वाला, दोनों को ही होनी आवश्यक है। उस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है संदेश। सफल संचार के लिए संदेश का स्पष्ट और सीधा होना आवश्यक है। स्रोत, कूटीकृत और संदेश। नेक्स्ट पॉइंट है माध्यम, चैनल। संदेश को किसके माध्यम से संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है? टेलीफोन के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा, रेडियो या इंटरनेट के द्वारा। तो वो माध्यम कौन सा है? माध्यम का होना जरूरी है, स्रोत होना जरूरी है। कौन कौन सा है? स्रोत, कूटीकृत, संदेश, माध्यम। फिर है डिकोडिंग। प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना डिकोडिंग कहलाता है। प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना
उस जो संचार भेजा है, जो अपने विचार भेजे हैं, उनको अच्छे से समझना ही डिकोडिंग कहलाता है। फीडबैक के द्वारा पता चलता है कि संदेश सही रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचा या नहीं, उसका फीडबैक क्या मिला हमें। नेक्स्ट है शोर। संचार प्रक्रिया में आने वाली रुकावटें शोर कहलाती हैं। शोर मानसिक, तकनीकी और भौतिक भी हो सकता है। शोर संचार प्रक्रिया में आने वाली रुकावटें शोर कहलाती हैं। जो रुकावट आती है उनमें वो शोर कहलाती हैं, और शोर मानसिक, तकनीकी और भौतिक भी हो सकती है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शोर, इस पे ध्यान देना है। जनसंचार के माध्यम तो पता है, जैसे स्रोत हो गया, कोई भी 4 दे दिए जाते हैं और उनमें से ये पूछ लिया जाता कि कौन सा नहीं है, तो इसमें नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि शोर को ही टिक कर देते हैं कि शोर नहीं है, हालांकि ये इसी का एक पार्ट है शोर। नेक्स्ट है संचार के प्रकार। देखिए एक बार रिपीट करते हैं। जनसंचार के तत्व कौन कौन से हैं? स्रोत, सेकंड है कूटीकृत या एनकोडिंग भी कहलाता है, थर्ड है इसका संदेश, फोर्थ है इसका माध्यम, और फिफ्थ है इसका डिकोडिंग, सिक्स्थ इसका फीडबैक, और लास्ट है इसका शोर। तो ये इसके तत्व कहलाते हैं, जनसंचार के तत्व। अब देखते हैं जनसंचार के प्रकार। सांकेतिक संचार, जब 2 व्यक्ति आपस में इशारों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं या अभिव्यक्ति करते हैं, उन्हें सांकेतिक संचार कहा जाता है। जो कार्य इशारों से 2 लोगों के बीच में जो बातचीत होती है वो सांकेतिक संचार कहलाता है भाई, जो इशारों से बातें समझाई जाती हैं। नेक्स्ट इसका प्रकार है मौखिक या अमौखिक संचार। जब मुंह खोलकर बोलकर संचार करे वह मौखिक, और बिना मुख खोले बात समझाएं या बताएं वह अमौखिक संचार होता है। नेक्स्ट है अंतर्वैयक्तिक संचार। अंत यानी अंदर, मन के अंदर, मन की बातें। अंतर्वैयक्तिक संचार, जब व्यक्ति अपने से बात करे यानी अपने आप से, स्वयं से जो बात करता है, मन में प्रश्न करे और उत्तर भी दे, वो अंतर्वैयक्तिक संचार होता है। अपने ही अंतरात्मा से जो बातें करता रहता है वो अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। नेक्स्ट है अंतर्वैयक्तिक संचार। वो अंत था यानी अंदर की बात थी, और ये है अंतर्वैयक्तिक, लोगों के बीच में अंतर। जब 2 व्यक्ति आमने सामने बैठकर संचार करें वह अंतर्वैयक्ति का संचार कहलाता है। अंतर्वैयक्तिक होता है 2 लोगों के बीच में बैठ कर के जो बातें होती हैं वो अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक होता है जो अपनी अंतरात्मा से बातें करता है। क्लियर? नेक्स्ट है समूह संचार। समूह संचार क्या होता है? जब एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करे तो उसे समूह संचार कहते हैं। जब एक समूह आपस में यानी काफ़ी लोग बैठ कर के आपस में किसी बात पर जो चर्चा करते हैं, जो बातचीत करते हैं, वो समूह संचार कहलाता है। नेक्स्ट है जनसंचार। जब हम समूह से यांत्रिकी या तकनीकी के माध्यम से बात करते हैं तब उसे जनसंचार कहते हैं। तो अब तक बातें हो रही थी संचार के बारे में, अब है जनसंचार, लोगों तक किसके माध्यम से वो बातें पहुंचाई जाती हैं। जब एक समूह से यांत्रिकी या तकनीकी के माध्यम से बात करते हैं तब उसे जनसंचार कहते हैं। यह माध्यम अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमाघर या इंटरनेट, कुछ भी माध्यम हो सकता है। नेक्स्ट है संचार के कार्य हैं प्राप्ति, नियंत्रण, सूचना, अभिव्यक्ति, सामाजिक संपर्क, समस्या का समाधान, प्रतिक्रिया और भूमिका को पूरा करने के लिए संचार का प्रयोग किया जाता है। जनसंचार के कार्य क्या होते हैं? सूचना देना, शिक्षित करना, लोगों को सूचना देना, लोगों को शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध कराना।
आधुनिक जनसंचार के माध्यम से पाश्चात्य तकनीकी से प्रेरित है, परंतु भारतीय आधुनिक जनसंचार के माध्यम कौन सी तकनीक से प्रेरित हैं? पाश्चात्य तकनीकी से। परंतु भारतीय इतिहास गवाह है कि देवऋषि नारद पहले समाचार वाचक माने जाते हैं। पहले तो भारतीय इतिहास में गवाह है कि समाचार वाचक किसे माना जाता था? देवऋषि नारद को। तो हम कहते हैं ना, जिसमें घर में कोई एक व्यक्ति एक झगड़ा करने वाला होता है उसको नारद बोलते हैं। तो यानी आपस में जो बातचीत बता करके एक दूसरों को जो भिड़ाने का काम करता है, तो वो काम कौन करता था? देवऋषि नारद करता था। एक दूसरे की बातें एक दूसरे तक पहुंचाने का कार्य नारद करते थे। महाभारत काल में संजय की कल्पना, जिसने युद्ध का आंखों देखा वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया था, एक समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करता है। जब धृतराष्ट्र ने महाभारत का युद्ध, वो अंधे थे, वो नहीं देख पा रहे थे, तो उसकी जानकारी कौन दे रहा था? धृतराष्ट्र के बेटे थे संजय। वो उनको आंखों देखा वर्णन अपने पिता के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। वो भी एक संचार का माध्यम बने थे। जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं? समाचार पत्र, पत्रिका, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट के द्वारा आधुनिक माध्यम माने जाते हैं, जो एक दूसरे तक भी अपने संचार पहुंचाए जाते हैं। जनसंचार की मजबूत कड़ी समाचार पत्र, पत्रिका या प्रिंट माध्यम है। यही समाचारों के आदान प्रदान का मुख्य साधन माना जाता है। जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी किसे माना जाता है? समाचार पत्र, पत्रिका या फिर प्रिंट माध्यम को माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी कौन सा माध्यम है? तो क्या बताओगे? प्रिंट माध्यम। क्यों? प्रिंट माध्यम के द्वारा ये तो पत्र पत्रिकाएं छपती हैं। यही समाचारों के आदान प्रदान का मुख्य साधन माना जाता है। पत्रकारिता के 3 पहलू हैं। पहला समाचार को संकलित करता है, दूसरा उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाता है, और तीसरा पत्र या पत्रिका के स्वरूप में छापकर पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो पत्रकारिता के कितने पहलू बताए गए हैं? 3 पहलू हैं। पहला समाचार को संकलित करता है, यानी समाचारों को इकट्ठा करने का काम करता है। दूसरा उन्हें संपादित करके छपने लायक बनाता है, उनमें काट छाँट करके छापने लायक बना देता है। और तीसरा क्या करता है कि तीसरा पत्र या पत्रिका के स्वरूप के में छापकर उनको पाठकों तक पहुँचाने का कार्य करता है। क्लियर? संवाददाता जो खबरें एकत्रित करके लाता है, उन्हें व्यवस्थित ढंग से छापने का काम संपादक करता है। जो खबरें एकत्रित करके लाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? संवाददाता। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, संवाददाता किसे कहा जाता है? जो खबरें एकत्रित करके लाने वाला व्यक्ति है वो संवाददाता कहलाता है। सेकंड है, संपादक किसे कहा जाता है? जो संवाददाता के द्वारा जो खबरें लाई जाती हैं उनको व्यवस्थित ढंग से छापने का काम करता है, वो संपादक कहलाता है। क्लियर? 400 साल पहले की अखबारी पत्रकारिता अस्तित्व में आई। 400 साल पहले ही अखबार की पत्रकारिता कितने वर्ष पहले हुई है? 400 साल पहले का है। परंतु भारत में इसकी शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई, जो कोलकाता से निकला था। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंड मार्तंड है। और ये कब प्रकाशित हुआ? सन 1826 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ। इनके संपादक कौन थे? जिनके संपादन पंडित जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। नेक्स्ट है प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। तो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, क्रमवीर, प्रताप प्रदीप और विशाल भारत आदि प्रमुख पत्रिकाएं हैं। आज़ादी के बाद प्रमुख अखबारों में सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर आदि भी प्रमुख हैं। तो कुछ जो समाचार पत्र हैं उनके नेम देखिए। समाचार पत्र हैं नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, अमर उजाला,
दैनिक जागरण आदि। कुछ पत्रिकाएं हैं धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, इंडिया टुडे और साप्ताहिक कादम्बिनी। ये हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट पत्र पत्रिकाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियो। जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं? अब देखते हैं जनसंचार के माध्यम। तो पहला हो गया पत्र पत्रिकाएं, दूसरा है रेडियो। रेडियो जनसंचार का एक श्रव्य माध्यम है जो सुना जा सकता है, जो सर्वाधिक लोकप्रिय है। सन 1895 में इटली के जी मार्कोनी ने वायरलेस की खोज की और उसी का रूपांतरण रेडियो है। वायरलेस की खोज करके रेडियो का रूपांतरण कर दिया भाई। सन 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया डाक तार विभाग की ओर से संगीत कार्यक्रम प्रकाशित हुआ। सन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और आज देश में लगभग 350 से भी अधिक निजी रेडियो स्टेशन का जाल बिछ गया है। आज रेडियो स्टेशन का जाल कितना लंबा चौड़ा हो गया है कि 350 से भी अधिक रेडियो स्टेशन बन चुके हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक है टेलीविज़न। पहले थे पत्र पत्रिका या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, और दूसरा था हमारा रेडियो जो श्रव्य माध्यम है। नेक्स्ट है टेलीविज़न। जनसंचार का आधुनिक माध्यम है टेलीविज़न। थर्ड पॉइंट, यह दृश्य और श्रव्य माध्यम है। टेलीविज़न कौन सा माध्यम है? दृश्य और श्रव्य। श्रव्य में केवल सुना जा सकता है और दृश्य में देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। तो टेलीविज़न एक दृश्य श्रव्य जनसंचार का माध्यम है। ये पूछा जा सकता है कि दृश्य श्रव्य जनसंचार का माध्यम कौन सा है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कौन सा है। रेडियो, टेलीविज़न, कोई अखबार दे दिया, तो इस तरह से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो टेलीविज़न दृश्य और श्रव्य माध्यम है, रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। इसकी विश्वता सर्वाधिक है। सन 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया गया और सन 1936 में BBC ने अपनी सेवा प्रारंभ की शुरुआत 15 सितंबर सन 1959 में हुई, जिसका उद्देश्य शिक्षा के सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। 15 अगस्त सन 1965 में स्वतंत्रता दिवस से विधिवत टेलीविज़न सेवा प्रारंभ हुई और 1 अप्रैल सन 1976 से इसे एक आकाशवाणी से अलग कर दिया गया। जनतंत्र को प्रबल बनाने में जहां समाज पुराने मूल्य टूटे हों और नए ना बन रहे हों, तो दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट है इसका सिनेमा। जनसंचार के आधुनिक माध्यम का नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक सिनेमा है, जो मनोरंजन के साथ साथ परोक्ष रूप में सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। सिनेमा का आविष्कार का श्रेय थॉमस एल्वा एडिसन को जाता है, जो सन 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन बनी थी। भारत में पहली मूक फिल्म सन 1913 में राजा हरिश्चंद्र दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई थी। 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी और इस समय भारत विश्व का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है। तो फिल्म सबसे पहले बोलती फिल्म कब बनी थी? तो 1931 में। कौन सी फिल्म थी? आलम आरा। यहाँ हिंदी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषा और बोली में भी फिल्में बनती रहती हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट जनसंचार का सबसे महंगा जनसंचार का माध्यम है, जो आधुनिक माध्यम है। इंटरनेट जनसंचार का सबसे आधुनिक और लोकप्रिय माध्यम है। रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि इसमें पुस्तकालय के सारे गुण भी मौजूद रहते हैं। यह एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है जिसमें प्रयोगकर्ता नहीं है, वह चर्चा बातचीत का एक हिस्सा होता है।
इंटरनेट ने जनसंचार की नई संभावनाएं जगा दी हैं और हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है। अश्लील पन्नों द्वारा हुआ आपराधिक गतिविधियों के कारण इनके दुरुपयोग की घटनाएं सामने भी आने लगी हैं। तो ये थे हमारे जनसंचार के माध्यम कौन कौन से थे। पत्र पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया। सेकंड है रेडियो, जो एक श्रव्य माध्यम है जनसंचार का। फिर है टेलीविज़न, जो दृश्य और श्रव्य माध्यम है। फिर है सिनेमा, और सबसे महंगा है इंटरनेट माध्यम, जो अधिक से अधिक अश्लीलता भी फैलाता है। इसका दुष्परिणाम भी निकलते हैं और बच्चों पर ज्ञान का भंडार तो ये है ही है। नेक्स्ट है जनसंचार माध्यमों का प्रभाव क्या पड़ता है लोगों पर। जनसंचार माध्यमों के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जनसंचार के द्वारा ज्ञान तो हमें मिलता ही मिलता है। अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती। रेडियो टेलीविज़न मनोरंजन के साथ साथ समाचार, ज्ञान, विज्ञान, बाजार भाव विज्ञापन देते हैं। इंटरनेट का प्रयोग शादी विवाह के लिए, टिकट बुक करवाने के लिए, कोई बिल जमा कराने, बैंक में काम घर से करने के लिए करते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया नेट पर निर्भर है, पूरी दुनिया नेट पर ही निर्भर करती है। सदुपयोग के साथ साथ इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। नेट क्राइम बढ़ता जा रहा है, जहां सिनेमा, टीवी वास्तविकता से परे काल्पनिक दुनिया में पहुंचा देते हैं, वहीं हुए अपराधों के नए नए तरीके भी सिखाते हैं। जैसे ये काल्पनिक दुनिया में पहुंचाते हैं, लेकिन एक प्रकार के बच्चों को, ये युवा बच्चों को अपराधी भी बनाना सिखा देते हैं। नेक्स्ट है हिंसा। हिंसा और अश्लीलता युवा वर्ग को प्रभावित करती है। हिंसा और अश्लीलता है वो युवा वर्ग को अधिक प्रभावित करती है। विज्ञापनों के जाल में मनुष्य फंस जाता है। अखबार और टेलीविज़न चैनलों में कुछ खास मुद्दों को उछाला जाता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जहां एक और लोग शिक्षित, सचेत और जागरूक हो रहे हैं, वहीं नकारात्मक प्रभाव उन्हें भ्रमित, पथभ्रष्ट और चरित्र पर प्रभाव भी डाल रहे हैं। एक जागरूक पाठक श्रोता होने के नाते हमें आंखें, कान और दिमाग सदा खुले रखने चाहिए। जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि उसमें अनेक द्वारपाल, गेटकीपर कार्य करते हैं। द्वारपाल का कार्य जनसंचार से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित एवं निर्धारित करना है। किसी जनसंचार माध्यम में काम करने वाले द्वारपाल ही निश्चित करते हैं कि वह किस प्रकार की सामग्री प्रकाशित व प्रसारित की जाएगी। तो किस प्रकार की सामग्री प्रकाशित और प्रसारित की जाएगी, ये सब कार्य कौन करता है? द्वारपाल करता है। जो जनसंचार का काम करने वाले जो द्वारपाल हैं, उनका कार्य है वो निश्चित करते हैं कि कौन सी खबर हमें प्रकाशित करनी है और कौन सी प्रसारित करनी है। तो ये था आपका जनसंचार के माध्यम, उसके प्रभाव, कार्य और तत्व। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।